दोस्तों ये एक वेब सीरीज है। ये कहानी 24 दिसंबर 1999 की है जो नेटफ्लिक्स पर अभी अभी आई है। दोस्तों इस वेब सीरीज में 6 एपिसोड हैं जिसे हमने एक ही वीडियो में कवर किया है। जब इंडियन एयरलाइंस की काठमांडू से दिल्ली की फ्लाइट IC814 अचानक हाईजैक हो गई और उन हाईजैकर्स ने काठमांडू को ही क्यों चुना? वो इसलिए कि नेपाल से भारत और चीन की सीमा लगती है। इंडिया और नेपाल के संबंध अच्छे होने की वजह से इन सीमाओं को पार करना बहुत ही आसान है। इसलिए काठमांडू दुनिया की जासूसी एजेंसियों का हमेशा से अड्डा रहा है और इसलिए हाईजैकर्स ने काठमांडू को ही चुना। और किसने किया ये हाईजैक और क्यों हुआ, ये सब भी पता करना था और उन मासूम नागरिकों की रक्षा भी करनी थी। 7 दिन तक प्लेन हाईजैक रहा और 7 दिनों में उन यात्रियों के साथ क्या कुछ हुआ, आइए इस कहानी में जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम इंडियन एजेंसी के अधिकारी राम को देखते हैं। राम किसी का पीछा कर रहा था। उस आदमी का नाम फरहत हाशमी था जो पाकिस्तान एजेंसी के लिए काम करता था। राम इसका बहुत दिनों से पीछा कर रहा था। राम अपने सीनियर को हाशमी के बारे में बताता है कि मुझे लग रहा है कि IS किसी खुराफात में है। वो लोग कुछ करने वाले हैं। ये सब लोग कल गेस्ट हाउस के कमरे में थे और ये लोग लोकल नहीं है। ये लोग 5-10 दिन से काठमांडू में कुछ योजना बना रहे हैं और वो लोग पाकिस्तान से हैं। मैंने उनके कमरे में माइक लगाया था। वो लोग किसी मिशन के बारे में बात कर रहे थे कि इंडिया में हमारा कोई अपना फंसा हुआ है। वो लोग शायद किसी पाकिस्तानी कैदी के बारे में बात कर रहे थे और वो कहता है कि मैं मरता हूँ तो मर जाऊंगा लेकिन 150 लोगों को साथ लेकर मरूंगा। लेकिन राम का सीनियर कहता है कि तुमने पिछली बार भी ये खबर सुनाई थी लेकिन इस पर किसी ने भी गौर नहीं किया और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी खबर ठोस नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। इस रिकॉर्डिंग में भी कुछ साफ नहीं पता चल रहा। फिर राम वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उन 5 सस्पिशियस लोगों को दिखाया जाता है जो लोग इस घटना को अंजाम देने वाले हैं। वो लोग एयरपोर्ट पर बैठे थे उन्हीं यात्रियों के बीच जो IC814 में जाने वाले थे। फिर हमें शरण को दिखाया जाता है जो IC814 फ्लाइट का फर्स्ट पायलट था। वो छाया से कहता है कि मैं अपने परिवार को एक कॉल करके आता हूँ। उसका परिवार हैदराबाद में रहता था और छाया एयर होस्टेस है। फिर उन्हीं 5 आदमी के बैग दिखाए जाते हैं। उन बैगों में आखिर क्या होगा किसी को भी कुछ मालूम नहीं था। यहाँ राम को एक आदमी बताता है कि हाशमी ने उस बैग को दिनेश को दिया था जो एयर कैटरिंग में काम करता है। दरअसल वो लोग एयर कैटरिंग वालों से भी मिले हुए थे इसलिए उन लोगों के बैगों को भी आसानी से फ्लाइट के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। और वो बताता है कि वो आज ही दिल्ली फ्लाइट पर गया है IC814 पर। यहाँ राम को पक्का यकीन हो जाता है कि फ्लाइट पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ होने वाली है लेकिन उसकी बातों पर भी कोई यकीन नहीं कर रहा था। फिर राम ड्राइविंग करते हुए इंडियन एयरलाइंस को कॉल करता है। वो उससे कहता है कि अपने सीनियर तक ये बात पहुंचा दीजिए कि मुझे फ्लाइट नंबर 814 पर कुछ सस्पिशियस लग रहा है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वही दिनेश नाम का आदमी रेड बैग को फ्लाइट के अंदर रख देता है। सभी यात्री फ्लाइट के अंदर आने लगे थे। फिर हमें सभी यात्रियों को दिखाया जाता है। उन सब में कोई न्यू कपल था तो कोई प्रेग्नेंट लेडी, कोई बच्चे तो कोई बूढ़े। यात्रियों के बाद वो 5 आतंकी भी फ्लाइट के अंदर आ चुके थे। उनमें से एक हाशमी भी था। तभी हमें उन 5 में से एक के पिता का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कह रहा था कि 4 साल हो गए बेटा, ये कमरा खाली है, या तो उसे वापस ले आ या उसे लाने की कोशिश में अपनी जान दे दे। सभी यात्री बैठ चुके थे। प्लेन का इंजन चालू हो चुका था। तभी शरण अपने दूसरे साथी पायलट सुनील से बात करता है कि मुझे हैदराबाद पहुंचते पहुंचते 11 बज जाएंगे और सुबह फिर से 7 बजे की फ्लाइट है। दोनों अच्छे दोस्त हैं इसलिए आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। फ्लाइट के अंदर बैठे 5 लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि शायद उनका प्लान सक्सेस हो जाएगा। राम वहाँ फ्लाइट को डिले कराने की कोशिश में लगा हुआ था लेकिन फ्लाइट डिले नहीं हो सकती थी और राम के वहाँ पहुँचने से पहले प्लेन टेक ऑफ हो चुका था। शाम के 4 बज चुके थे। दिल्ली ये प्लेन 1 घंटे 55 मिनट में पहुँचने वाला था। सभी यात्री बाहर का नजारा देखने के लिए बेताब थे। वो सब लोग बाहर देखकर हिमालय के बारे में बात कर रहे थे और वो 5 इशारों में बात करने लग गए थे। उनका एक आदमी सबसे पहले सूटकेस निकालता है। उनका एक आदमी सिर से मुंह तक ढकने वाला मास्क पहनता है और एक हाईजैकर मिठाई वाले डिब्बे में कुछ सामान अपने साथी को देता है। और वो लोग उस मौके की तलाश में थे कि जैसे ही कोई आदमी पायलट को खाना देने जाएगा
वो लोग उसे पकड़ लेंगे और वो लोग अंदर जाते हैं। जैसे ही वो आदमी पायलट को खाना देकर आता है, हाईजैकर्स उस आदमी को पकड़कर मारने लग जाते हैं और फिर प्लेन में हलचल मच जाती है और उनके बाकी साथी बैगों से हथियार निकालकर उन यात्रियों के ऊपर बंदूक तान देते हैं। अचानक से प्लेन का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। सभी यात्री घबराए हुए थे। हाईजैकर्स प्लेन की खिड़कियां बंद करने को कहते हैं और सभी को नीचे की तरफ झुकने को कहते हैं। जो लोग चीखने चिल्लाने लगे थे वो लोग उन लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मारते हैं और एक हाईजैकर शरण के ऊपर बंदूक तान कर कहता है कि ये प्लेन सीधा काबुल जाएगा। लेकिन सुनील कहता है कि वहाँ तक जाने के लिए इसमें फ्यूल नहीं है, हम इतने फ्यूल में सिर्फ दिल्ली ही पहुँच सकते हैं। हाईजैकर कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ करो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब वो लोग उनकी बातें मानने पर मजबूर थे। शरण कहता है कि आप लोग जो भी कहोगे हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी पैसेंजर को आप नुकसान मत पहुँचाना। उन लोगों के दो साथी 16-17 साल के थे जिनके हाथों में भी गन थी। वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उस बेचारी को भी वो लोग नीचे सर झुकाने को कहते हैं। वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी, उसके माथे पर पसीना आया हुआ था। वो लोग जिंदगी और मौत के बीच थे। उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि आखिर उनके साथ क्या होने वाला है। और जब तक हाईजैकर सुनील से बात कर रहा था तभी शरण उसकी चोरी से रेडियो में कुछ एक्टिवेट करने की कोशिश करता है कि शायद अथॉरिटी वालों के पास हमारा कोई सिग्नल पहुंच जाए। लेकिन उनमें से एक हाईजैकर था जिसे प्लेन के बारे में बहुत कुछ मालूम था। वो कहता है तुम रेडियो पर क्या कर रहे थे, और अब जो भी बात होगी स्पीकर पर होगी, ना कि हेडफोन्स पर। अथॉरिटी वाले रेडियो पर उनसे सवाल किए जा रहे थे लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। इस पर वो हाईजैकर जवाब देता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और अब ये सीधा काबुल में रुकेगा, जो करना है कर लो। ये बात सुनकर अथॉरिटी वाले ही परेशान हो जाते हैं। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें, और ये खबर बड़ी ही तेजी से सभी जगह फैल जाती है। तभी हम इंडियन प्रेस की नंदिनी को देखते हैं। जैसे ही नंदिनी को ये बात पता चलती है वो भागती हुई अपनी सीनियर एंकर शालिनी के पास जाती है, जो अपने कुछ निजी कामों में व्यस्त थी। अब इन लोगों को ये हेडलाइन मिल चुकी थी, इससे पहले इन्हें कभी भी इस तरह की खबर नहीं मिली थी। शालिनी ये न्यूज मिलते ही रॉ सेक्रेटरी रंजन मिश्रा को कॉल करती है, जो उसका मामा लगता था, और वो कहता है कि ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। फिर वो अपने सीनियर के पास जाता है। सीनियर उसे पूछते हैं कि क्या अभी तक उनकी कोई डिमांड है, लेकिन वो बताता है कि उनके अभी तक कोई डिमांड नहीं है और उसके अंदर 170 लोग मौजूद हैं। अग्रवाल कहता है कि हमें IBI को बताना पड़ेगा, तुम सबसे पहले मुकुल को कॉल करो। लेकिन उन लोगों को ये खबर पहले ही पता चल चुकी थी। फिर अग्रवाल अपने फोन पर देखता है तो उससे उसे पता चलता है कि राम ने उसे इस बात की खबर पहले ही दे दी थी। और दूसरी तरफ शरण कहता है कि हमारे पास एयर स्पेस को क्रॉस करने की कोई भी परमिशन नहीं है। फिर हाईजैकर कहता है कि हमारे पास पूरी परमिशन है और ये प्लेन हमारे अंडर में है, हम जो चाहे कर सकते हैं। मैं तुम्हें जितना बोलता हूँ तुम उतना ही करो। और यहाँ हम देखते हैं कि छाया को चोट लग चुकी है। तभी इंदिरा एक हाईजैकर से मदद मांगती है। वो हाईजैकर छाया से अच्छे से बात करता है और इंदिरा को उसी दवा लगाने के लिए परमिशन दे देता है, क्योंकि फ्लाइट में चढ़ते टाइम छाया ने उस हाईजैकर से अच्छे से बात की थी और उसने छाया के नाम की तारीफ भी की थी। और वो हाईजैकर कहता है पैसेंजर को संभालने की जिम्मेदारी अब तुम दोनों की होगी, और यदि तुम दोनों ने कोई चालाकी की तो दोनों मारे जाओगे। फिर हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर दिखाया जाता है, जो एक सीनियर ऑफिसर था, उसका नाम अभिजीत था। फिर वो मंत्री से खुद बात करने जाता है और यहाँ पर शरण उस हाईजैकर से कहता है कि कुछ लोगों को पैनिक अटैक आ रहे हैं, मुझे हमारी अथॉरिटी को सूचना देने दो कि हमारे यात्री सही सलामत हैं। हाईजैकर इस बात के लिए मान जाते हैं। फिर शरण अथॉरिटी को कॉल करता है कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं और आप लोग इन लोगों के साथ कोऑपरेट करिए, तभी हमारी जान बच सकती है। फिर हम मौलाना बख्श को देखते हैं, जिसके 4 बेटों में से एक बेटा जम्मू के जेल में सड़ रहा है और उसी के लिए ये सब किया जा रहा है। उसने इंडिया में 3 अटैक किए थे। ये अपनी नस्ल को इंडिया में फैलाने आया था, लेकिन खुद ही पकड़ा गया। फिर हमें जम्मू कश्मीर का जेल दिखाया जाता है, जहां पर तब मसूद मौजूद था। फिर IB ऑफिसर संजय को मसूद के पास भेजा जाता है। संजय मसूद से
पूछने की कोशिश करता है, लेकिन मसूद कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर कहानी में विनय कौल की एंट्री होती है, जो एक कैबिनेट सेक्रेटरी एंड हेड ऑफ सीएमजी है। संजय यहाँ बताता है कि फ्लाइट का करंट लोकेशन दिल्ली बता रहा है। फिर अग्रवाल सीधा राम को कॉल करके कहता है कि तुम पता करो कि वो ड्राइवर उन पांचों को कहाँ लेकर गया था और उस रेड बैग के अंदर क्या कुछ था। फिर हमें राम को दिखाया जाता है, जो उस ड्राइवर को बंदी बना के रखा हुआ था। राम उसे बहुत टॉर्चर करता है, लेकिन वो फिर भी अपना मुंह नहीं खोलता। फिर वो उसे पैसे का लालच देता है और उसे सब कुछ उगलवाने की कोशिश करता है। और यहाँ हम नंदिनी को देखते हैं, उसे पता चलता है कि ये सब कुछ मसूद के लिए किया जा रहा है। फिर मसूद को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। वो लोग कहते हैं कि इस न्यूज को भी हम पेपर में छाप सकते हैं, लेकिन फिर नंदी कहती है कि यदि हमने ऐसा किया तो हमारे पूरे देश में अफरा तफरी मच जाएगी और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हो जाएंगे, जो हमारे देश के लिए नुकसानदायक है। इसलिए वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं। फिर उन लोगों को पता चलता है कि अमजद फारूकी हाईजैकर्स में से सबसे बड़ा नाम है और उनमें से कोई मर भी जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर संजय अपने सभी लोगों को बताता है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है। उन लोगों के पास 5 पिस्टल है और एक ग्रेनेड, और मुझसे रोटेप ने भी बात की है। उन्होंने मुझे एक टेप दिया है। ये वही टेप था जो राम ने अपने सीनियर को दिया था। फिर डीआरएस उन्हें बताता है कि इसमें जो मेन आदमी है वो अमजद फारूकी है। वो एक ट्रेन मिलिटेंट है जो पहले आईएसआईएस के लिए काम करता था, लेकिन अब वो इंडिविजुअली काम करता है और इस आदमी को ओसामा भी पसंद करता है। जब ये 400 लोगों के मैसकर में फेमस हुआ था, तब से इसका नाम हो गया। और अफगानिस्तान में जो तख्ता पलटने की जो वार हुआ था, उसमें अमजद फारूकी का बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए उसका अफगानिस्तान के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हाईजैकर्स डिसाइड करते हैं कि वो लोग प्लेन को लाहौर लैंड करेंगे। फिर वो लोग इंडियन एम्बेसी से ये परमिशन मांगते हैं, लेकिन वो लोग इस बात से साफ इनकार कर देते हैं। मिनिस्टर भी बोलते हैं कि लाहौर भी उन्हें ये परमिशन बिल्कुल नहीं देगा। फिर वो लोग कहते हैं कि लाहौर फोन करके उन्हें बताओ, और यदि उन लोगों ने परमिशन दी तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी। तभी उन लोगों की पैसेंजर की एक लिस्ट मिलती है जिसमें बहुत बड़ा घोटाला किया गया था, और यदि इस लिस्ट के नाम बाहर आए तो अफरा तफरी मच जाएगी, इसलिए हमें इस बात को हाइड करना होगा। फिर लाहौर वाले भी उन लोगों को प्लेन लैंड करने का परमिशन नहीं देते। अब उन लोगों के पास एक ही ऑप्शन था और वो था अमृतसर, और वो लोग इस बात के लिए मान जाते हैं। तभी उनका एक साथी कहता है कि वहाँ पर कमांडर होंगे और वो लोग हमें घेर लेंगे। तभी अमजद कहता है कि जब हम उन लोगों के एक एक आदमी को मारकर नीचे गिराएंगे तब तक फ्यूल डल ही जाएगा। यहाँ अथॉरिटी को भी पता चल जाता है कि उन लोगों ने प्लेन को अमृतसर में उतारने का डिसाइड किया है और यहाँ कमांडर्स को रेडी कर दिया जाता है। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि सभी आदमियों को जो थोड़े जवान थे उन लोगों को बिजनेस क्लास में भेज दिया जाता है, और जो लोग बुजुर्ग थे उन लोगों को भी वहीं पर भेज दिया जाता है। आदमियों और औरतों को अलग अलग कर दिया गया था। वो लोग अपने पार्टनर से अलग नहीं होना चाहते थे। कोई अपने पिता से अलग हो रहा था तो कोई अपनी पति से और कोई अपने बच्चे से। वो लोग बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे। फिर उन सभी के हाथों और पैरों को बांध दिया जाता है। जो सिर नीचे नहीं करते उनको फिर से मारा पीटा जाता है। यहाँ सबको पक्का यकीन हो गया था कि फ्लाइट को अमृतसर में उतारा जाएगा, लेकिन पंजाब के मंत्री इस बात से साफ इनकार कर देते हैं। उनका कहना था कि इलेक्शन सामने आने वाले हैं और ये खून के छींटे हम यहाँ पर नहीं पड़ने देंगे। वो लोग उन्हें कन्विंस करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं मानते। फिर हम देखते हैं कि प्लेन को बी एयरपोर्ट पर उतारा जाता है। फिर फ्यूल टैंकर को प्लेन के पास भेजा जाता है। टैंकर के पीछे कमांडर छुपे हुए थे। फिर अमजद कहता है कि प्लेन रुकेगा नहीं, वो धीरे धीरे चलता जाएगा और इसी तरह फ्यूल भी इसमें भरता जाएगा। जब इन सब में देरी हो रही थी तो अमजद गुस्से में आ जाता है और उन लोगों को मारने लग जाता है, और ये सब एजेंसी को वीडियो बनाकर भेज देता है। और यहाँ हमें शरण की फैमिली को दिखाया जाता है। उसकी पत्नी और बेटी को बताया जाता है कि जिस प्लेन में शरण है उसे हाईजैक कर लिया गया है। वो लोग ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन उस फ्लाइट में किसी की माँ थी तो किसी का पिता तो किसी के बच्चे। अब फ्यूल टैंक प्लेन के पास आ रहा था और उसके पीछे पीछे कमांडर भी आ रहे थे। सब लोग यहाँ बात कर रहे थे कि हमारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं, फ्यूल अभी तक नहीं भर पाया था।
और अमजद को शक हो गया था, इसलिए वो शरण पर बंदूक तान देता है और कहता है कि हमें टेक ऑफ करना होगा। बदकिस्मती से कमांडर उनसे दूर थे और प्लेन टेक ऑफ हो जाता है। जो लोग जख्मी कर दिए गए थे उनकी बॉडी से खून निकल रहा था। सब बहुत परेशान थे। उनके हाथों से ये मौका भी निकल गया था। शाम के 7:50 हुए थे और अब प्लेन में कुछ ही मिनटों का फ्यूल बचा था और यहाँ भी सबको पता चल जाता है और अब प्लेन पाकिस्तान में एंटर कर चुका था। फिर यहाँ से पाकिस्तान सरकार को कॉल किया जाता है कि यही मौका है हमारे रिश्ते ठीक करने का। आप लाहौर में प्लेन उतारने की इजाजत दे दीजिए और हमारी मदद कीजिए। लेकिन वो लोग इस बात का कोई जवाब नहीं देते। प्लेन लाहौर में पहुँच चुका था और उन्हें यहाँ इमरजेंसी लैंड कराना था। लेकिन जैसे ही वो लोग देखते हैं कि प्लेन इस साइड आ रहा है तो लाहौर की रनवे की लाइट्स बंद करा दी जाती है। अब उन लोगों को रनवे दिखाई नहीं दे रहा था। तभी इंडिया से प्लेन पर मैसेज आता है कि हमें लाहौर से इजाजत नहीं मिली है, इसलिए प्लेन को वापस ले लें। फिर प्लेन को लाहौर से आगे ले जाया जाता है। प्लेन के अंदर का माहौल इतना बिगड़ चुका था कि शरण कहने लग जाता है कि आप मुझे गोली मार दीजिए। अब पाकिस्तान के कमांडर ये सोचने लगे कि प्लेन में विदेशी यात्री भी हैं। यदि हमने उन्हें यहाँ उतरने की इजाजत नहीं दी तो हमारे उनसे संबंध खराब हो सकते हैं। और यहाँ शरण ने निचली जगह पर प्लेन को लैंड कराने की तैयारी कर ली और उन्हें कुछ नहीं पता था कि वो लोग कहाँ पर हैं। उन लोगों को सिर्फ वहाँ एक काली जगह दिख रही थी, इसलिए शरण कहता है कि शायद वहाँ पर आबादी नहीं होगी। फ्यूल पूरी तरह खत्म हो चुका था। यात्री चीखने चिल्लाने लगे थे और तभी पाकिस्तान लाहौर से इजाजत मिल जाती है कि प्लेन को वापस ले आओ। रात के 8:10 हो चुके थे। फिर प्लेन को लाहौर के रनवे की तरफ ले जाया जाता है, लेकिन फ्यूल हवा में ही पूरा खत्म हो चुका था और इंजन बंद हो चुका था। और जब झटके से प्लेन नीचे गिरता है तो बहुत लोगों को चोट भी लग जाती है। अब उन मरीजों को डॉक्टर की जरूरत थी, लेकिन प्लेन में एक स्किन डॉक्टर ही मौजूद था। वो कहता है कि इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा क्योंकि इनका बहुत ज्यादा खून बह चुका है। वहाँ शरण भी हाईजैकर से कहता है कि आप इन दोनों पैसेंजर को यहीं पर छोड़ दो जिनका खून बह रहा है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन हाईजैकर्स कहता है कि अभी तो बहुत लोगों का कत्ल होना बाकी है, किस किस का इलाज कराओगे। अब प्लेन में फ्यूल भर चुका था। रात के 9:30 बज चुके थे। वहाँ से प्लेन काबुल के लिए निकल जाता है। शरण काबुल से बात करता है कि प्लेन 814 को हाईजैक कर लिया गया है, हमें यहाँ उतरने की इजाजत दें। लेकिन वो लोग वहाँ उतारने की अभी इजाजत नहीं देते। उनका कहना था कि 3 बजे आप यहाँ उतर सकते हैं। 3 बजने में अभी 7 घंटे बाकी थे और 7 घंटे हवा में रहने के लिए उनके पास इतना फ्यूल नहीं था और वैसे भी टैंक फुल होने के बाद 4 घंटे ही प्लेन हवा में रह सकता है। तभी हम देखते हैं कि प्लेन में एक परिवार बैठा हुआ है। उसमें 2 भाई बहन और उसकी माँ थी। उसके भाई को वॉशरूम जाना था। वो हाईजैकर से इजाजत मांगता है, लेकिन हाईजैकर उसे थप्पड़ मार देता है। वो लड़का रोने लग जाता है और उसकी माँ भी हाईजैकर पर चिल्लाने लगती है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे और वो लड़का अपनी पैंट में ही बाथरूम कर देता है। और यहाँ विनय कहता है कि यदि अभी तक प्लेन काबुल में नहीं उतरा तो वो लोग जरूर दुबई में जाएंगे। फिर वो लोग दुबई की सरकार से बात करते हैं और वो लोग प्लेन लैंड कराने के लिए मान जाते हैं, लेकिन दुबई सरकार इंडिया की कुछ और मदद करेगी या नहीं ये कुछ भी नहीं पता था। रात के 1:20 हुए थे। प्लेन में फ्यूल भरा जाता है और यहाँ नंदिनी परशालिनी चिल्लाने लगती है क्योंकि उसने न्यूज़पेपर पर ये खबर छाप दी थी कि यदि प्लेन का कैप्टन थोड़ी देर के लिए प्लेन को अमृतसर में रोक लेता तो हमारे कमांडर्स उनकी मदद कर सकते थे। और न्यूज़पेपर में कैप्टन शरण की गलती दिखाई गई थी। तभी दुबई ऑपरेटर हाईजैकर से बात करता है। फ्यूल अभी तक नहीं भरा गया था। वो कहता है कि यदि औरतों और बच्चों को छोड़ दोगे तभी हम फ्यूल भरने देंगे। वो कहता है एक बेगुनाह को मारा तो मानो सारी इंसानियत को मारा और एक बेगुनाह की जान बचाई तो मानो सारी इंसानियत की जान बचाई। और उसकी बात सुनकर हाईजैकर गुस्से में आ जाता है। फिर हाईजैकर 27 औरतों को और उनके साथ बच्चों को दुबई में उतार देते हैं। लेकिन जो महिलाएं अपने बच्चे और पति को छोड़कर नीचे नहीं उतरना चाहती थी वो उनके साथ प्लेन में ही रहती हैं। प्लेन में एक बुजुर्ग आदमी था जिसे ऑक्सीजन लगा हुआ था, लेकिन उन लोगों को उस पर भी तरस नहीं आता और हाईजैकर ने जिसकी गर्दन पर चाकू मारा था उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है और वो लोग उसकी बॉडी को दुबई पर ही छोड़ देते हैं। सुबह के 4:05 में प्लेन दुबई से टेक ऑफ हुआ। हाईजैक का दूसरा दिन। अब हाईजैकर्स फिर से डिसाइड करते हैं कि हम कंधार जाएंगे और यहाँ यात्रियों के रिश्तेदार
बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। वो भारत सरकार से जवाब चाहते थे कि आखिर वो हमारे परिजनों को लाएंगे या नहीं। सुबह 8:05 कंधार पहुंचकर उन्हें सीधे बैठने की इजाजत दे दी जाती है और वॉशरूम जाने के लिए भी कहा जाता है और वहीं खाना भी जल्दी आ जाएगा, ऐसा वो लोग कहकर जाते हैं। तभी अचानक वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं। वो अफगानिस्तान के आदमी थे और शायद वो तालिबानी भी हो सकते हैं। यहाँ आप सभी एजेंसी मिलकर मीटिंग करने का फैसला करते हैं क्योंकि इस तरह बैठे रहकर हल नहीं निकलेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक औरत पूछती है कि मेरे पति कहाँ हैं, लेकिन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। दरअसल वही उसका पति था जिसकी लाश को उन लोगों ने दुबई में फेंक दिया था। और यहाँ अधिकारियों का कहना था कि आखिर हाईजैकर चाहते क्या हैं। अभी तक उन्हें ये भी नहीं बताया गया था कि उनकी डिमांड्स क्या हैं और सभी जगह ये खबर फैल जाती है। लेकिन भारत के प्राइम मिनिस्टर ने उनसे बात करने से साफ मना कर दिया था। ये खबर सुनकर हाईजैकर्स गुस्से में आ जाते हैं। वो कहता है इनकी हुकूमत यदि हमसे बात नहीं करना चाहती तो फिर ठीक है, इसका अंजाम भी वो लोग देख लेंगे। अभी न उनकी कोई मांग सामने आई थी और न ही सरकार ने प्लेन में फंसे लोगों को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। प्लेन हाईजैक का तीसरा दिन आ चुका था। अब प्लेन की टॉयलेट का बहुत बुरा हाल हो चुका था। पूरा प्लेन बदबू से भरने लग गया था और यहाँ परिजनों का गुस्सा बुरी तरह फूट रहा था। वो लोग जगह जगह पर मोर्चे खोल दिए थे। हाईजैक का चौथा दिन राम उस आदमी को इतना टॉर्चर करता है कि वो सच उगलने में मजबूर हो जाता है। वो बताता है कि लाल बैग में 17 किलो RDX था। यहाँ मुकुल अपनी टीम के साथ कंधार पहुँच जाता है उन हाईजैकर से बात करने के लिए और साथ ही अफगानिस्तान के अधिकारियों से बात करने के लिए कि शायद वहाँ से कोई मदद मिल जाए, क्योंकि अफगानिस्तान से इंडिया की कोई जाति दुश्मनी थी नहीं। यहाँ अग्रवाल को राम ने बता दिया था कि एक बैग में 17 किलो RDX है और वो सामान रखने वाली जगह पर रखा हुआ है। अग्रवाल मुकुल के साथी को कॉल करता है और उसे इस RDX के बारे में बता देता है। फिर मुकुल अपने साथियों के साथ अफगानिस्तान के अधिकारियों से मिलता है और वो उन्हें एक जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ से वो लोग रेडियो पर हाईजैकर से बात करते हैं। वो सबसे पहले कैप्टन शरण से बात करते हैं। वो कहते हैं मैं भारत सरकार से हूँ, देश को आप पर गर्व है, हम बहुत जल्द आपको अपने घर वापस ले जाएंगे। लेकिन हाईजैकर मुकुल से अकड़ कर बात करता है। फिर मुकुल कहता है आप हमारे लोगों को मार दीजिए और जो हमारे पास तुम्हारे 5000 आदमी हैं हम उनको मार देते हैं। ये बात सुनकर हाईजैकर थोड़ा शांत हो जाता है और कहता है हम कल बात करते हैं। हाईजैक का 5वां दिन मुकुल अपने साथी से कहता है कि 17 किलो RDX पूरे जहाज के परखच्चे उड़ा देगा। फिर वो लोग अफगानिस्तान के अधिकारियों से भी बात करते हैं। वो कहते हैं देश आपका है लेकिन यहाँ पर हुकूमत दूसरे देशों की चलती है और यहाँ राम के साथी को कोई जान से मार देता है। राम बहुत ही ज्यादा परेशान था। यात्रियों की जान अभी भी खतरे में थी। हाईजैक का 6वां दिन। अब हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड रखी। वो कहते हैं हमें अपने 35 लोग और सज्जाद अफगानी की लाश चाहिए और साथ में $200। मुकुल कहता है कि सज्जाद तो कब का दफन हो चुका है। फिर हाईजैकर कहता है कि उसे हम अपनी पाक जमीन में दफनाएंगे। जिस जमीन में आप लोगों ने उसे दफन किया है वो नापाक है। अब फैसला जल्द करना था और ये डिमांड बहुत बड़ी थी। 35 आतंकियों को छोड़ना ये तो हो ही नहीं सकता था। फिर कैप्टन शरण ने टॉयलेट के एग्जॉस्ट सिस्टम को ठीक कर दिया और शौचालय फिर से यूजफुल हो गया। शरण ने सिर्फ प्लेन ही नहीं उड़ाया था बल्कि उसने छोटे से छोटा काम भी किया। इस पर सभी यात्री मिलकर उसके लिए तालियां बजाते हैं। यहाँ लोगों का कहना था कि इन टेररिस्ट को पकड़ते हुए हमारे जवान शहीद हो जाते हैं और हम इन लोगों को इतनी आसानी से छोड़ दें। और यात्रियों के परिजनों का कहना था कि हमारे रिश्तेदारों की क्या कोई इज्जत नहीं। मुकुल उन हाईजैकर से फिर से बात करता है। वो कहता है कि मसूद और उसके साथ 4 आदमी हम तुम्हें देंगे। इस बात पर हाईजैकर्स कोई जवाब नहीं देते। यहाँ राम अग्रवाल से कहता है कि शाम को मैं काठमांडू जा रहा हूँ क्योंकि हिसाब तो काठमांडू में भी बराबर करना होगा। हाईजैक का 7वां दिन। 7 दिन हो चुके थे उन यात्रियों को उस प्लेन के अंदर बंद हुए, लेकिन यात्रियों ने अभी भी अपना हौसला नहीं खोया था। उनमें उम्मीद अभी भी बाकी थी। सभी ऑफिसर फाइनल तैयारी में लगे हुए थे। मुकुल अफगानी अधिकारी को कॉल करता है लेकिन कोई भी उनसे बात करना नहीं चाहता था। फिर वो लोग उनसे माफी मांगते हैं और वो लोग बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंदर सभी लोग चिंतित थे कि बाहर हमारे लोग क्या कर रहे होंगे। और फिर इंडियन एम्बेसी से फोन पर बात की जाती है कि हमें गतिविधि करने की इजाजत दें क्योंकि वो 35 मांग रहे हैं और हम 1 देने की बात कर रहे हैं। इससे मसला हल नहीं होगा।
फिर अफगानी अधिकारी चीफ मिनिस्टर मुतवक्किल वहां आता है। वो हाईजैकर से बात करता है कि आपको यहां आए 6 दिन हो चुके हैं और आपके आपस के झगड़े में हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस जहाज में जितने भी पैसेंजर हैं वो हमारे मेहमान हैं और हम उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। कंधार की जमीन पर किसी का भी खून नहीं बहेगा और आपने जो भी डिमांड्स रखी थी उनमें से 2 डिमांड्स कैंसिल कर दो। पहले पैसे और दूसरा सज्जाद की लाश, और उसके अलावा कुछ भी मांग लो। आप लोग बातचीत करके मसला हल कर लो और यदि इससे भी हल नहीं निकला तो आप प्लेन को यहाँ से ले जाइए और इसके बाद आप आजाद हैं। आपको जहाँ जाना है जाइए। इंडियन अधिकारी मुतवक्किल की इस बात पर उससे शुक्रिया अदा करता है। फिर बातचीत के बाद मुकुल कहता है कि मसूद अजहर, लियाकत, निजाम अख्तर, नोमान बशर और हबीबुल्लाह मजीद, इन लोगों को हम रिहा कर देंगे। बोलो सौदा मंजूर है, लेकिन हाईजैकर्स इस सौदे से साफ इनकार कर देते हैं और वो सबसे खतरनाक आतंकी मसूद, सैयद शेख, मुश्ताक अहमद का नाम लेता है। इन 3 के बदले वो यात्रियों को छोड़ देंगे। उन 3 में से 2 कश्मीर की जेल में थे। यहाँ वे न कहते हैं कि कश्मीर के सीएम कभी भी इस बात की मंजूरी नहीं देंगे और ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि उन्हें मसूद का पता था कि वो अभी कुछ नहीं करेगा। लेकिन जो उनमें से 2 हैं वो कश्मीर जाकर फिर से उनकी नाक में दम कर देंगे। लेकिन उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। उनके पास सिर्फ थोड़ा ही समय रह गया था। फिर वो लोग अग्रवाल को कश्मीर के सीएम के पास भेजते हैं बातचीत करने के लिए। फिर अग्रवाल वहाँ जाकर सीएम को कन्विंस कर लेता है और वो कैदियों को छोड़ने के लिए सिग्नेचर कर देता है। लेकिन इनको छोड़ने के बाद कुछ हुआ तो लोग सिर्फ यही याद रखेंगे कि उस वक्त भारत सरकार ने 3 आतंकियों को छोड़ दिया था और ये बात किसी को याद नहीं रहेगी कि उन लोगों ने यात्रियों को भी बचाया था। हाईजैक का 8वां दिन। फिर विदेश मंत्री तीनों आतंकियों को लेकर कंधार पहुंच गए। अब सबको उम्मीद थी कि हमारे परिजन सही सलामत वापस घर आ जाएंगे। सभी यात्रियों को प्लेन से उतरने की अनुमति दे दी जाती है। सभी यात्री उनकी जान बचाने के लिए मिनिस्टर का धन्यवाद करते हैं। वहीं कैप्टन शरण अभी भी प्लेन के अंदर था और वो छुपकर रो रहा था, क्योंकि इन 7 दिनों में उसने अपना दर्द छुपा कर रखा हुआ था और वो अपने आंसू पोंछकर बाहर आ जाता है। मिनिस्टर उसको सैल्यूट करते हैं। इस तरह सभी यात्रियों को इंडिया पहुंचा दिया जाता है। पूरा देश उन यात्रियों के लिए खुश था, लेकिन कंधार में अभी एक कड़ी बाकी थी। वो 17 किलो RDX अभी भी प्लेन में मौजूद था और तालिबानियों के कहने पर उन हाईजैकर्स ने बैग को हवाई जहाज से बाहर निकाला। उस रात एक गुप्त खबर मिलने के बाद काठमांडू के ISIS के घर ठीक 17 किलो RDX बरामद किया गया। फिर उसे नेपाल से डिपोर्ट कर दिया गया। उस रात ओसामा बिन लादेन के घर उन 3 आतंकियों की आजादी पर जश्न मनाया जाता है। हाईजैक खत्म हो गया था, लेकिन ये तीनों आज तक पता नहीं कितने मासूम लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं। मसूद ने पाकिस्तान में 20,000 लोगों को संबोधित किया, जिसके बाद संसद पर हमला हुआ और 26/11 मुंबई पर अटैक हुआ। 2008 में पुलवामा अटैक हुआ और इसके लिए वही आतंकी जिम्मेदार थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।